तो अब जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके लिए जिन्होंने स्टार्ट करना है ना, कि आपको हाँ मुझे कुछ लिखना है, मुझे केस रिपोर्ट लिखनी है, मुझे लेटर लिखना है। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो आपको आनी चाहिए, कि आप वो स्टार्ट करने से पहले वो चीज़ सीखो। ओके। सो ठीक है। अब हम अगेन ये बंदे पे आ गए हैं जो अपने पैर से चाय पी रहा है। दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग योर रिसर्च जर्नी, उसमें पहले हम बात करेंगे, तो उससे पहले हम बात करते हैं डेटाबेस की, कि डेटाबेस क्या होता है। अच्छा, डेटाबेस बेसिकली सर्च इंजन है। सर्च इंजन का मतलब है जिस तरह गूगल पे आप कुछ सर्च करते हो वो आपको रिजल्ट्स निकाल कर देता है, इसी तरह डेटाबेस में आप कोई चीज़ सर्च करोगे वो आपको रिजल्ट देगा। दूसरा, ये स्टोरेज बॉक्स है। इसमें लाइक जो भी आपने पब्लिकेशन आपकी है वो किसी ना किसी डेटाबेस में पड़ी होती है। ठीक है, तो वो डेटाबेस, अब आप उस डेटाबेस में अगर सर्च कर रहे हो तो आपको वो पब्लिकेशन मिल जाएगी। अगर आपकी पब्लिकेशन उस डेटाबेस में नहीं है तो आप जब उस डेटाबेस में जाके सर्च करोगे आपकी पब्लिकेशन आपको वहां से नहीं मिलेगी। ओके। डेटाबेस ये चीज़ होती है। इस डेटाबेस में जितनी भी स्टडीज होती हैं, रिव्यूज होते हैं, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, ओके, इसी में सब चीज़ें पड़ी होती हैं। अगर पबमेड की बात करें, पबमेड का नाम किस किसने सुना हुआ है? वैसे मेरे ख्याल से सभी ने सुना हुआ होगा। ओके। तो पबमेड पबमेड बेसिकली डेटाबेस है। और इसमें अगर आप ये देखो ना, आप इसमें अराउंड कितने हैं ये, 38 मिलियन आर्टिकल्स हैं। ओके, इसमें इतने सारे आर्टिकल्स हैं, तो इतना बड़ा डेटाबेस, इसमें इतनी सारी चीज़ें, तो मोस्ट फेमस मेडिकल डेटाबेस यही है। ओके। अब इसमें जो हमने दो बातें कही कि एक स्टोरेज बॉक्स है और एक सर्च इंजन है, तो इससे हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि हमने ना पबमेट में पब्लिश करनी है, तो मैं इनको समझाता हूँ, बोलता हूँ यार आप पबमेट में पब्लिश नहीं कर सकते जी, दुआ। निकले वैसे ही था शायद। ओके ओके। तो मैं उनको बोलता हूँ यार आप लोग पबमेट में पब्लिश नहीं करोगे, आप किसी जर्नल में पब्लिश करोगे। और वो जर्नल अगर समझ लें पबमेड से कनेक्टेड है तो आपका आर्टिकल पबमेड में खुद ही चला जाएगा, अगर वो जर्नल पबमेड से कनेक्टेड नहीं है तो आपका आर्टिकल पबमेड में नहीं जाएगा। ओके, तो ये जो दो बातें हैं कि पबमेड इज अ स्टोरेज बॉक्स और पबमेड इज अ सर्च इंजन। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी आप कोई आर्टिकल पब्लिश करो तो आप कोशिश करके किसी ऐसे जर्नल में पब्लिश करो जो पबमेड इंडेक्स्ड हो। मींस आपका आर्टिकल उस जर्नल में पब्लिश हो तो वो पबमेट में स्टोर हो जाए जाकर। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई, इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि सर्च इंजन है, तो जब भी आप कोई टॉपिक सर्च कर रहे हो तो आप पबमेट के अलावा दूसरे डेटाबेस भी सर्च कर लो। बिकॉज लाजमी नहीं है कि जो आर्टिकल आप ढूंढ रहे हो वो आपको सिर्फ पबमेट में ही मिले, हो सकता है वो ऐसे जर्नल में हो जो पबमेट इंडेक्स्ड नहीं है, तो वो आर्टिकल आपको पबमेट में नहीं मिलेगा। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकली जब आप डेटा सॉरी ये सर्च कर रहे होते हो फॉर सिस्टमिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस, उसमें आप पबमेट के अलावा जो दूसरे हमारे पास डेटाबेस हैं आप फिर वो भी सर्च करते हो ताकि आप कोई आर्टिकल मिस ना कर दो। सही। जब आपको पब्लिश करना है तो आपको कोशिश करनी है कि मैं किसी ऐसे जर्नल में पब्लिश करूं जो पबमेट इंडेक्स्ड है, ताकि मेरा आर्टिकल एक ऐसी जगह जाए जिसको दुनिया, मतलब दुनिया में बहुत कॉमनली यूज होता है, मेडिकल का सबसे बड़ा डेटाबेस पबमेट है। ओके। और अगर आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो आप पबमेड के, वैसे ज़्यादातर आपको पबमेड से मिल जाती हैं, लेकिन जब आप सर्च कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप दूसरे दूसरे जो डेटाबेस हैं इनको भी थोड़ा सा टच कर लो एक दफ़ा। लेकिन इनका मसला ये है कि इनके लिए आपको ज़्यादातर एक्सेस चाहिए होता है और एक्सेस कॉमनली नहीं होता। तो पबमेट पे हम अगेन फिर आ जाते हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आई होप कि पबमेट आपको पता चल गया हो कि क्या चीज़ है। आप पबमेट में पब्लिश नहीं करते, आप जर्नल में पब्लिश करते हो। और वो जर्नल गूगल स्कॉलर, यस गूगल स्कॉलर पे आप देख सकते हो, गूगल स्कॉलर भी बहुत अच्छा है। तो आप जो है पबमेड पे पब्लिश नहीं करते, लेकिन सर्च जब हम कर रहे होते हैं तो हम अगेन पबमेड पे ही, पबमेड को प्रेफर करते हैं। गूगल स्कॉलर भी अच्छा है, उसमें मुझे ऐड करना चाहिए था। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ओके, जर्नल आपका पबमेड इंडेक्स होना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
फ्रंटियर। अच्छा, ये फिर अगेन कुछ जर्नल्स आते हैं, कुछ इनके पब्लिशर्स होते हैं, लाइक एल्सफियर है हमारे पास, वाइली है हमारे पास, एक और भी है, स्प्रिंगर है। हाँ ये तो जर्नल है, ये जर्नल है, लेकिन कुछ पब्लिशर्स भी आ जाते हैं। खैर वो अगेन बात की बात है। हम लोग अभी, ओहो, इसको, हम्म, ये मैं भूल गया हूँ कि इसको इसको इरेज करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। एक सेकेंड। इससे बेहतर है मैं से वापस, ओ मेरी स्क्रीन पे है। मेरे ख्याल में मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको किस तरह से हटाऊं। मैं अगेन स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? चले, दैट्स ग्रेट। ओके सो हम लोग थे, हाँ हम दो चीज़ों की बात कर रहे थे, हम लोगों ने डेटाबेस की बात कर ली थी। अब हम आते हैं उन दो चीज़ों पर कि जो चीज़ें आपको आनी चाहिए बिफोर राइटिंग योर फर्स्ट आर्टिकल। एक, अभी हमने बात की कि पबमेट बहुत अच्छा डेटाबेस है, बहुत बड़ा डेटाबेस है मेडिकल का, तो आपको ये आना चाहिए कि उस पर सर्च कैसे करते हैं। दूसरा, आपको ये आना चाहिए कि रेफरेंस मैनेजर यूज़ कैसे करते हैं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले किसी की मैंने एक पोस्ट देखा था, तो वो ये कह रहे थे कि अगर आपको एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पे सिर्फ रेफरेंस मैनेजर यूज़ करना आता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, क्योंकि रेफरेंस मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूज़ करना आना चाहिए। हम पहले बात करते हैं पबमेट से। तो अगर आप लोगों के पास, आप लोग किस में, लैपटॉप में आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है या फिर मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है आप सबने? फ़ोन, ओके। ठीक है, चलें, मैं आप लोगों को यहीं पे अपनी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, और फिर यू कैन ट्राई, बाद में आप जाके प्रैक्टिस कर लेना उसको। ओके। अच्छा, पबमेट में बेसिकली हम इस तरह सर्च करते हैं कि पबमेट में कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे जिनको हम कहते हैं बुलियन ऑपरेटर्स, एंड, और, नॉट। ठीक है, पहले तो आप सिर्फ ये देख लो कि तीन वर्ड्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं। मैंडले यूज़ किया हुआ है, अच्छा दैट्स ग्रेट। अच्छा है, क्योंकि वो रेफरेंस मैनेजर यूज़ करना आना चाहिए। तो बुलियन ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, चलें एंड नोट भी किया हुआ है, ओके। बुलियन ऑपरेटर्स हमारे पास है एंड और नॉट। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमेशा कैपिटल फॉन्ट में ही यूज़ होते हैं। अच्छा, अब अगर सपोज, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक पोटेंशियल केस रिपोर्ट था, मुझे मिला था, लाइक मुझे नहीं, एक कोलीग को मिला था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस पे हम केस रिपोर्ट लिखते हैं। वो केस ये था कि मल्टीपल माइलोमा था इन अ 36 ईयर ओल्ड फीमेल में। मल्टीपल माइलोमा यंग एज में कॉमन नहीं है। तो अगर सपोज मुझे जाके पहले से ये सर्च करना है कि यार ये चीज़ इस पर मैं लिख भी सकता हूँ या नहीं लिख सकता, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि, बल्कि मैं एक मिनट वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, उसके लिए हम ये करते हैं, हम लोग पहले गए पबमेट पे। ओके, तो हमने पबमेट ये ओपन कर लिया, पबमेट सर्च करेंगे, आ जाएगा। लॉगिन का ऑप्शन है, फिलहाल नहीं करते। हम लोगों ने लिखा मल्टीपल माइलोमा, बल्कि इसी पे मैं बाद में बात करता हूँ। हम लोगों ने सपोज पहले बात करते हैं हाइपरटेंशन की। हम लोगों ने लिखा हाइपरटेंशन।
सारे फिल्टर्स हमने हटा दिए। इसने हमें रिजल्ट्स कितने दिए? 6,75,000। ओके, 675,000 इसने हमें रिजल्ट्स दिए। अब हमने क्या किया? हम लोगों ने इसमें ऐड किया हाइपरटेंशन एंड सीकेडी। एंड यूज करने का मकसद ये है कि अब हमारी जो सर्च स्ट्रेटजी है, जो हमारी सर्च है, वो नैरो हो जाएगी। ठीक है, अब पबमेट हमें वो आर्टिकल्स ढूंढ कर देगा जिसमें हाइपरटेंशन और सीकेडी दोनों मस्ट होनी चाहिए। पहले इसने हमें सिर्फ वो आर्टिकल्स ढूंढ कर दिए जिसमें सिर्फ हाइपरटेंशन था। ओके, अब ये हमें वो आर्टिकल्स ढूंढ कर देगा जिसमें हाइपरटेंशन एंड सीकेडी दोनों होने चाहिए। अभी इससे पहले 6,75,000 थे। हमने जब अब सर्च किया, अब देखें इसके कितने रिजल्ट्स कम हो गए। वो इस वजह से कम हुए क्योंकि अब इसने वो आर्टिकल्स ढूंढे जिसमें ये दोनों चीज़ें हैं। तो हमारी सर्च बहुत नैरो हो गई। ओके, अब हमने ये किया कि हमने कहा यार नहीं, अब हमें वो आर्टिकल्स चाहिए जिसमें या तो हाइपरटेंशन हो या उसमें सीकेडी हो। ठीक है, या दोनों हो। तो अब अगर मैं जब इसको इंटर करूंगा तो आपके ख्याल में जो 6,75,000 रिजल्ट आए थे हाइपरटेंशन के, अब जो ये रिजल्ट्स देगा ये उससे ज्यादा होंगे या उससे कम होंगे? यस, ज्यादा होंगे। वो इस वजह से क्योंकि अब ये सर्च जो है हमारी और ज्यादा वाइडन हो गई है। अब हमने अगर सर्च किया तो अब देखें ये इसने हमें ज्यादा रिजल्ट्स दिए क्योंकि इसने हाइपरटेंशन एंड सीकेडी दोनों में से कोई एक भी अगर आता था किसी भी आर्टिकल में तो इसने हमें वो निकाल कर दे दिया। नॉट हम इस तरह से यूज करते हैं कि अगर हाइपरटेंशन और सीकेडी के साथ हमने, सपोज हम सीकेडी चाहिए पर हमें प्रोटीन यूरिया नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमें अब वो आर्टिकल्स निकाल कर देगा जिसमें सीकेडी है लेकिन प्रोटीन यूरिया नहीं है, क्योंकि हमें उससे अगर मकसद नहीं है, हमने हमें प्रोटीन यूरिया की बात ही नहीं करनी। तो वो हमें वो आर्टिकल्स निकाल के दिए जिसके टाइटल या एब्स्ट्रैक्ट में प्रोटीन यूरिया का जिक्र नहीं है। तो इससे फिर अगेन सर्च स्ट्रैटेजी कुछ डिफरेंट हो जाती है। जो हमारी सर्च की जो है कि साइज जो है, रिजल्ट्स हमारे वो डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर नॉट यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर हम एंड और यूज़ करते हैं। तो अगर सपोज, तो इसमें हम लोगों ने सपोज किया कि मल्टीपल माइलोमा की बात कर रहे थे। मल्टीपल माइलोमा लिखा, साथ हमने लिख दिया एंड यंग कर दिया सपोज। तो हमने देखा, अच्छा, फिर हम लोगों ने, अच्छा ये साइट पे ना फिल्टर्स दिए हुए होते हैं कि जो लास्ट 1 ईयर के अंदर आए हैं सिर्फ वो चाहिए आपको, लास्ट 5 ईयर्स वाले चाहिए, लास्ट 10 ईयर्स वाले चाहिए, या आप अपनी मर्जी से रेंज बना लो, इसको हम नहीं छेड़ते। इसमें उन्होंने आर्टिकल टाइप्स बताई हैं, हमें चाहिए केस रिपोर्ट। हम लोगों ने जाकर, कहाँ गया, केस रिपोर्ट को सिलेक्ट किया और हमने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये देखें इसने हमें मल्टीपल माइलोमा और यंग, इसने हमें वो रिजल्ट निकाल कर दिया जिसमें दोनों चीज़ें थीं। ओके, अब मैंने ये आर्टिकल खोल लिया। मैंने आर्टिकल खोला, अब मैं इसे पढ़ूंगा। अब मुझे एक चीज़, पहला क्लू ये मिल गया कि अगर किसी ने मल्टीपल माइलोमा इन अ यंग फीमेल केस रिपोर्ट लिखी हुई है, मीन्स ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है, तभी किसी ने लिखी है। अब मैं जब ये आर्टिकल पढ़ूंगा तो इसमें मुझे कोई ना कोई ऐसा हिंट ज़रूर मिल जाएगा। अब जैसे इसने ये चीज़ बोली है कि इंसिडेंस इंक्रीजेज विद एज एंड द रिस्क ऑफ डेवलपिंग मल्टीपल माइलोमा इज हाईएस्ट इन दोज ओल्डर देन 65 ईयर्स ऑफ एज। ओके, ये चीज़ इसने एक बात बोल दी जिससे मुझे पता चला, हाँ यार, अगर मेरे पास किसी 36 ईयर ओल्ड फीमेल में मल्टीपल माइलोमा है तो ये कॉमन नहीं है। इस बंदे ने जो रिपोर्ट लिखी है वो 39 ईयर्स ओल्ड वाली फीमेल पेशेंट में थी। मेरी मेरी अगर पेशेंट है वो इससे भी छोटी थी, इससे भी यंग थी। तो एक मुझे अच्छा पॉइंट मिल गया कि यार हाँ, मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ। अगेन, अब क्या है, इसने जो जो भी अंदर रेफरेंसेस दी हैं मैं उनको जाके इन दी एंड पढ़ूंगा। मैं उनको पढ़ूंगा इन रेफरेंसेस को ताकि मुझे और पता चले इस टॉपिक के बारे में। अब मुझे इसका स्टार्ट किस तरह लेना है? अब जो इसने रेफरेंसेस इसने दी हैं मैं मोस्टली मैं वही यूज़ करूंगा, लेकिन मैं पहले उन आर्टिकल्स को पढ़ूंगा। लेकिन मुझे सबसे पहली चीज़ तो ये पता चल गई कि यार ये केस रेयर है, ये नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल जो है ये बुजुर्गों में मल्टीपल माइलोमा होता है। अगर यंग फीमेल में हुआ है तो दिस इज़ अ पोटेंशियल केस रिपोर्ट, और मैं इस पर लिख सकता हूँ। ओके, तो अब ये आप लोगों के लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट्स हैं या कोई हाउस जॉब भी कर रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है? सपोज आप अपने पीजीज के पास गए या कंसल्टेंट्स के पास गए, उनको आपने बोला सर कोई भी अच्छा केस हो तो आप बताइएगा, मुझे इस पे केस रिपोर्ट लिखनी है। ओके, कोई भी इंटरेस्टिंग केस आया तो आप आए घर पे,
आपने पबमेट खोला, आपने इसी तरह उसकी जो भी, जिस वजह से आपको लगता है कि दिस इज़ समथिंग रेयर, आपने वो चीज़ ऐड की, इंटर किया, आप लोगों ने केस रिपोर्ट्स का फिल्टर लगाया और आपने देखा कि यार इस पे पहले से कोई काम हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। या तो एक तरीका ये है आप इस तरह पढ़ लें, या आप उस जो डिजीज़ है उसके जो रिव्यूज़ होते हैं ना, सिस्टमिक रिव्यू, मेटा या नैरेटिव रिव्यू, आप वो पढ़ो। उसमें उन्होंने बताया हुआ होता है कि मोस्टली किस एज ग्रुप में कॉमन है, मोस्टली प्रेजेंटेशंस क्या हैं। तो अगर आपका जो केस है वो इससे डिफर करता है, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको कि आप इस पे केस रिपोर्ट लिख सकते हो। ओके। तो पबमेड का समझ आया कि इसको किस तरह सिंपल तरीके से हम यूज करते हैं। Yes, अच्छा मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि अगर हम केस रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, और अगर वो रेयर केस है पाकिस्तान में, ठीक है, इसके अलावा उस पर कोई भी केस रिपोर्ट नहीं होंगी, अब सॉरी, लेकिन बाहर। आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्लर है, मुझे कुछ बातें समझ आई कि पाकिस्तान में रेयर है और बाहर रेयर नहीं है, यही बात कही आपने? अब आ रही है आपको मेरी बात? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है। एक सेकेंड। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज आप एक टॉपिक के ऊपर केस रिपोर्ट लिख रहे हो, ठीक है, वो पाकिस्तान में उस टॉपिक पे मतलब कि केस रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन बाहर है और स्पेसिफिकेशन वही है जो आपके पेशेंट के अंदर है। तो हम्म। कैन यू राइट लाइक केस रिपोर्ट ऑन इट, लाइक फ्रॉम यस, आप पाकिस्तान की आप साइड? आप लिख सकते हो, और बिल्कुल लिख सकते हो। सेकेंडली, अगर आप उसका कोई लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो तो इट्स यही चीज है कि हमने केस रिपोर्ट की ही लिटरेचर रिव्यू करना है, न, या हम कुछ भी कर सकते हैं? आप और कुछ भी। इस सिर्फ नॉट फॉर केस रिपोर्ट, बाकी चीजों के लिए भी, बाकी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भी? आप किसी भी जो भी आर्टिकल का टाइप है आप उसका रिव्यू कर सकते हो, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। और मोस्टली लेकिन आपको वो मिलते केस रिपोर्ट्स में से ही हैं, क्योंकि उसने जिनके रेफरेंसेस दिए होते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं जो आपके भी काम के हैं। तो ज़्यादातर आपको वहाँ से मिलते हैं। और इसी तरह आपको लेटर टू द एडिटर का भी यही होता है, वो भी आपको इसी तरह से मिलते हैं, या तो आपको कोई लेटर से मिल जाते हैं, या आप रिव्यूज़ देख लिया करो। रिव्यूज़ बहुत अच्छा तरीका होता है। अब जैसे मैं लेटर लिख रहा था जब, तो मुझे एक रिव्यू था, उससे मेरी इतनी साइटेशंस थी, क्योंकि उस रिव्यू में उसने सारी चीज़ें बता दी थी। तो वो बहुत इजी हो गया था मेरे लिए। केस रिपोर्ट में ये है कि जो प्रीवियस केस रिपोर्ट्स हैं, आप उनको जब भी जाकर देखोगे, उसने अगेन और या तो केस रिपोर्ट्स के रेफरेंसेस दिए होंगे या और रिव्यूज़ के दिए होंगे। इंसिडेंट्स के लिए उसने क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के रिव्यूज़ दिए होंगे, पर आपको वो यूज़ करना है अगर वो बहुत पुरानी नहीं है। ओके। अगर सपोज यही केस रिपोर्ट जो अभी हमने देखी, ये अगर सपोज होती 2010 की, और जो इसमें इंसिडेंट्स वगैरह बताया हुआ है वो 2007 का उन्होंने डेटा दिया हुआ होता, तो ये बहुत पुरानी बात है, ये कोई 18 साल पहले की बात है। तो ये अभी हम यूज़ नहीं कर सकते थे। और अगर आप यूज़ करते हो, आप इसको भेजते हो, आपको वापस आता है ये आर्टिकल, क्योंकि अक्सर रिवीजन के लिए आपको वापस भेजते हैं वो। और वो आपको बोलते हैं कि आपने जो है ये बहुत आउटडेटेड जो रेफरेंसेस यूज़ की हैं, आप न्यूअर यूज़ करो। तो वो फिर आपको फिर चेंज करनी पड़ती हैं। लेकिन आपको अगेन इसी से पता चलता है वो, जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हो। और आप बिल्कुल लिख सकते हो कोई ऐसा केस जो सपोज पाकिस्तान में कॉमन नहीं है, पाकिस्तान में होता ही नहीं, कोई ऐसा बग है जिसने पाकिस्तान में कोई डिजीज कर दी है जो नॉर्मली नहीं करता, तो आप उस पर लिख सकते हो केस रिपोर्ट। जब पहला अगर कोरोना वायरस का पहला केस आया था, हम उस पर तब लिख सकते थे, क्योंकि वो कॉमनली यहाँ पर नहीं था। अगर एक नई चीज़ आई है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, सो ठीक है, आई गेस कि पबमेड का कुछ आपको पता चला होगा कि इसको हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है सर्च स्ट्रिंग बनाना। ओके, इसका किसी ने कहा था कि मैश टर्म्स का, तो वो बेसिकली सर्च स्ट्रिंग में यूज़ होती है, उसकी मैं एक वीडियो भेज देता हूँ। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा अनलेस यू आर वर्किंग ऑन अ सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस, और वो क्योंकि इतनी कंफ्यूजिंग है कि जब भी मैं किसी सिस्टमिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस की सर्च स्ट्रिंग बनाना बैठता हूँ, मैं भूल गया होता हूँ, और मैं अगेन वो वीडियो जाके देखता हूँ। फिर मुझे याद आता है कि हाँ यार, इसमें ये चीज़ें करनी थी, फिर मैं बनाता हूँ, और मैं फिर भूल जाता हूँ, और मैं फिर नेक्स्ट टाइम फिर देखता हूँ। तो वो मैं आपको भेज दूंगा, तो वो जो देखना चाहे देख ले। और ये था पबमेट के बारे में। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये पबमेट है ना, पबमेट में अब ये कुछ इन्होंने नंबर्स लिखे हुए हैं, PMID, DOI। PMID बेसिकली आपका अगर पबमेट इंडेक्स्ड आर्टिकल है तो उसको एक PMID पबमेट की तरफ से मिली होगी। DOI बेसिकली आपके समझ लें शनाख्ती कार्ड है आपके आर्टिकल का। ओके, तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये सपोज हमारे पास है, सिर्फ ये है, अगर मैंने किसी को मैसेज कर दिया ना ये, तो वो इसको गूगल पे जाके सर्च करेगा, सपोज कॉपी लिंक करके हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है। तो अगेन
वो आर्टिकल खुल जाएगा जो हम लोगों ने अलग से पढ़ रहे थे, सेम आर्टिकल है। क्योंकि ये समझ लें उसका शनाख्ती कार्ड है, DOI इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अब ये हम लोगों को, हम डायरेक्ट हमने पढ़ लिया, हम लोगों ने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आप नहीं कर सकते डाउनलोड, जिन पे वो बैरियर होता है, पे वॉल बैरियर कहते हैं। उसके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि आप यूज़ कर सकते हो साई हब। यस, साई हब है। उसके अलावा आपके पास है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे, हाँ, टेलीग्राम पे कुछ बोट्स होते हैं, वो आपको बता देते हैं। कुछ और वेबसाइट्स भी होती हैं, लेकिन वो हर कुछ दिन तक चलती हैं, उसके बाद वो चली जाती हैं। और तो जो आर्टिकल आपको नहीं मिल रहा, या तो आपको साई हब पे मिलेगा, या फिर आपको किसी ऐसे दोस्त से मिलेगा जिसके पास इंस्टीट्यूशनल एक्सेस है। ओके, तो हम लोगों ने DOI बस कॉपी करना होता है। हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अच्छा, इधर भी अक्सर होता है, अक्सर नहीं होता। देखें, इसके ऊपर भी ये नहीं है। तो इसमें जो मोस्टली कुछ टाइम पहले के आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, आपको 2-4 साल पहले के मिल जाते हैं। ये तो अच्छी बात है कि वैसे ही अलग से ये ओपन एक्सेस था तो हम लोगों को मिल गया। लेकिन साई हब से आप लोगों को आर्टिकल्स मिल सकते हैं अगर आप लोगों को वो वैसे नहीं मिले। साई हब, ओके, SCIHUB, साई हब। तो ये याद रखना है, अगर आप लोगों को कोई आर्टिकल ढूंढ रहे हैं और आपको वैसे नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ से आप ढूंढ सकते हो। ओके, सो अब हम बात करते हैं आखिरी, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, रेफरेंस एंड साइटेशन की। रेफरेंस बेसिकली ये है कि आपने अगर कोई भी बात, अगर हम इसमें बात करते हैं रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम लोग ऐसे हवाई बात नहीं बोल सकते। हम लोगों ने अगर कोई बात बोली है, हमें उसका प्रूफ देना है। ओके, तो रेफरेंस बेसिकली वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि हम लोगों ने अगर ये बात बोली है, किसी बंदे ने एक आर्टिकल में बात कही है, हम लोग उसका रेफरेंस दे रहे हैं। सही है। साइटेशन ये होती है कि सपोज मेरा कोई आर्टिकल है, मैंने उसमें कोई बात बोली, मैंने कोई एनालिसिस किया, मैंने कोई डिस्कशन में ऐसी बात बोली, उसको किसी और ने अपनी स्टडी में यूज़ किया, तो वो मेरे आर्टिकल की एक साइटेशन कहलाएगी। सही। मैंने अगर किसी और के आर्टिकल से कोई रेफरेंस दी अपने जर्नल में, अपने आर्टिकल में सॉरी, तो उस बंदे के उस आर्टिकल को एक साइटेशन मिल जाएगी। ओके, तो साइटेशन बेसिकली रिसर्चर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। उनकी तो पता नहीं हज़ारों के अंदर साइटेशंस होती हैं, लाखों में साइटेशंस होती हैं, क्योंकि उनके आर्टिकल्स इतने समझ लें अच्छे होते हैं कि वो इतने कॉमनली यूज्ड होते हैं कि लोग उनसे रेफरेंसेस दे रहे होते हैं। ये बात जो मैंने सिस्टमिक रिव्यू और नैरेटिव रिव्यू में कही थी, वो यही थी कि नैरेटिव रिव्यू में आप की साइटेशंस इतनी नहीं होती हैं, बिकॉज आपकी इतनी हाई क्वालिटी एविडेंस नहीं है। ओके, सिस्टमिक रिव्यू में आपकी हाई क्वालिटी एविडेंस है, तो उसमें आपकी साइटेशंस ज़्यादा होती हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं यार कि मैं एक ऐसी बंदे की रेफरेंस दूं, एक ऐसे आर्टिकल का रेफरेंस दूं जिसमें एक बहुत अच्छी बात बताई हुई, जिसमें एक अच्छे तरीके से लिखा हुआ हो। तो साइटेशंस ये हैं कि इनका एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो खुशी बहुत होती है जब भी पहली साइटेशन मिलती है, तो बहुत खुशी होती है कि हाँ यार, पहली पहली साइटेशन मिली, एक पहला आर्टिकल पब्लिश होने पे बहुत खुशी होती है, और एक पहली साइटेशन मिलने पे बहुत खुशी होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके ये जो है बढ़ती रहती हैं चीज़ें। और ज़्यादातर साइटेशंस आपको ओरिजिनल स्टडीज़ पे मिलती हैं, मेटा एनालिसिस पे मिल सकती हैं, लेटर्स पे आपको साइटेशंस नहीं मिलेंगी, केस रिपोर्ट्स पे बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन कोहॉर्ट स्टडीज़ हैं, जैसे CDC हो गई, मेटा एनालिसिस हो गई, क्रॉस सेक्शनल्स हो गई, इन पे आपको साइटेशंस ज़्यादा मिलती हैं। अच्छा, कुछ साइटेशंस के फ़ायदे ये भी होते हैं कि सपोज आप वहाँ पे अप्लाई करते हो, लाइक US का वीज़ा, अब मुझे इसका एग्जैक्ट याद नहीं पड़ा, लेकिन पढ़ा था कि EB2 EB1 वीज़ा होते हैं उसके, फॉर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स होते हैं, जो रिसर्च में स्पेशली उनका खास काम होता है। तो उसमें अगर आपकी 20-30 साइटेशंस भी हैं, आपकी हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसकी एक अलग फ़ी है, ये क्या है, तो अगर आपकी साइटेशन इतनी है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तो आप उससे भी, उसके थ्रू भी ग्रीन कार्ड मिल जाता है। खैर, लेकिन हम लोगों के लिए साइटेशन इतनी ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी पता चलता है कि जो स्टडी है वो एक हाई क्वालिटी स्टडी है। और हर किसी की यही कोशिश होती है कि हम इतनी जब मेहनत कर रहे हैं। हाँ, रिसर्च फेलोशिप की जो सीट्स होती हैं उसके लिए भी ये है कि अगर आपका मीनिंगफुल वर्क है, तो उसको कैसे, उसका ऐसे ही पता चलेगा कि आपकी साइटेशंस कितनी है। तो अगर वो है, आपने अच्छे लोगों के साथ काम किया हुआ है, तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको रिसर्च फेलोशिप की कोई ना कोई सीट मिल जाएगी वहाँ पर। ये होता है साइटेशन।
ओके, रेफरेंस मैनेजर बेसिकली ये होता है कि आपने सपोज बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं और आपने उनको यूज़ करना है अपने अपने जो भी आप राइटिंग लिख रहे हैं, जो भी आप अपनी लेटर या केस रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो उसके लिए वो रेफरेंस मैनेजर में वो सारी स्टडीज स्टोर हो जाती हैं। और फिर आप ये करते हो कि आप उससे इजीली उसमें टैग लगाकर उसको यूज़ कर सकते हो। तीन चार ज़्यादातर मोस्ट कॉमन हमारे पास यूज़ होते हैं, जोटेरो, मेंडले एंड नोट और अदर्स। आप में से ही किसी एक दो लोगों ने कहा कि दे हैव यूज्ड मेंडले और एंड नोट। मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली जोटेरो। बहुत इजी टू यूज़ है, तो स्टार्ट मैंने वहीं से किया था। कुछ चीज़ों के लिए मैं मेंडले यूज़ करता हूँ, पर मैं मोस्टली जोटेरो यूज़ करता हूँ। और जो जिन्होंने अगर सीखना है रेफरेंस मैनेजर, तो वो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जोटेरो से स्टार्ट लें। ओके, तो आप लोग अभी सारे फ़ोन पे ज्वाइन किया हुआ है आप लोगों ने, तो जोटैरो का बेसिकली ये होता है कि आप सिंपल जाके गूगल पे लिखें कि जोटैरो फ्री डाउनलोड, फ्री तो खैर वैसे ही है, तो आपको जोटैरो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, फिर आपको ये करना होता है, मेरे पास ऑलरेडी वैसे कनेक्टेड है, लेकिन चले मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ कि जोटैरो। अच्छा, जोटैरो जब आपने डाउनलोड कर लिया ना, तो ये आपके प्लगइन्स का ऑप्शन आता है। प्लगइन्स का नहीं, सॉरी। मैं मेरे ख्याल में ऑलरेडी अपने पास कर चुका हूँ इसको वर्ड से कनेक्टेड। इसमें आ नहीं रहा, दिख नहीं रहा, लेकिन खैर इसकी भी मैं आपको फिर वीडियो भेजता हूँ। एक सेकेंड। मेरे पास एक्चुअली ऑलरेडी ये मेरे वर्ड से कनेक्टेड है, तो खैर इसकी भी मैं आपको एक वीडियो भेज देता हूँ। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपने पहला स्टेप ये है कि जोटैरो डाउनलोड किया, दूसरा स्टेप ये है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कनेक्ट कर लिया जोटैरो से। ओके, अब आपने ये किया कि सपोज मैं अगर मल्टीपल माइलोमा की बात करूं, क्योंकि इस पे मैंने काम स्टार्ट किया था, तो लेकिन फिर हम उसको किसी वजह से उस केस रिपोर्ट को कंटिन्यू नहीं कर सके, तो हम लोगों ने सपोज इसमें कोई फोल्डर न्यू बना लेते हैं। हम लोगों ने इसमें कोई न्यू फोल्डर बना लिया, किस नाम से, सपोज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें ऐड करनी है स्टडीज। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग गए पबमेट पे। हम लोग पबमेट पे गए, हम लोगों ने यहाँ सर्च किया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या रिव्यू करके देखते हैं। सपोज हमने ये स्टडी खोल ली, और हम कोशिश करेंगे कि होपफुली ये ओपन एक्सेस हो। क्यूरियस में है तो ओपन एक्सेस होगी। नहीं, सॉरी, क्यूरियस नहीं था ये। अच्छा, सपोज सपोज इसने एक ये बात बोली हुई है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज वन ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग कोरोनरी इवेंट्स विद सडन कार्डिक डेथ एंड द मोस्ट सीवियर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये इसने दो इसकी रेफरेंसेस दी हुई हैं। सपोज हमें अगर यही बात बोलनी है, ये सेम बात हमने बोलनी है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग, सॉरी कहाँ गया, हाँ, अगर हमने यही बताना है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कॉज ऑफ सडन कार्डिक डेथ, हमने अगर सेम यही चीज़ अपनी उसमें आर्टिकल में लिखनी है, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी इस आर्टिकल, नहीं पखला। एक सेकेंड। हम्म तो हम लोग ये करेंगे
कि हम लोगों ने जो भी इस आर्टिकल का डीओआई है, सपोज ये इस आर्टिकल का डीओआई है, हम लोगों ने इसे यहाँ से कॉपी किया। हम लोगों ने जाके इसको ज़ोटैरो में, ये आइडेंटिफायर था, ठीक है, सामने सामने लिखा हुआ है आइडेंटिफायर, हमने वहां पर इसको पेस्ट किया। अच्छा, डीओआई डॉट ऑर्ग के बाद एक ये स्लैश लगा होता है, तो इधर से आप लोगों ने इसको मिटा देना है। इसको जब इंटर करेंगे, अब ये आर्टिकल उसने ढूंढ कर हमें हमारे लिए जोटेरो में खुद ही इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब हम लोग इस आर्टिकल को खोल सकते हैं, हम लोग इस आर्टिकल को यहाँ पढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर सपोज अगर इसने बोला है कि more than 3 million individual develop STEMI each year and more than 4 million people represent STEMI pathology। सपोज हमने ये बात करनी है, अगर हम इसमें ये एपिडेमियोलॉजी की बात कर रहा है, अब हम लोगों को यार कि इसमें ये एपिडेमियोलॉजी की बात कर रहा है, हम लोगों ने इसके ऊपर लगा दिया टैग। ठीक है, हम लोगों ने इस पे अब टैग लगा दिया। अब टैग का फायदा ये होगा कि माई लाइब्रेरी में कहीं पे भी हम इधर इस साइड पे टैग्स आ जाते हैं। हम लोगों ने एपिडेमियोलॉजी को क्लिक किया तो हमारा आर्टिकल खुल के आ गया, जिससे हम लोगों ने एपिडेमियोलॉजी वाली कोई बात लिखनी है उसमें, पर हम लोगों ने डायरेक्ट इस पे भी हमारा आर्टिकल है। खैर, हम लोगों ने कोई भी बात इसमें से लिखनी है, सपोज हमने यही बात लिखनी है कि मोर देन 3 मिलियन इंडिविजुअल्स डेवलप स्टेम ईच ईयर और मोर देन 4 मिलियन पीपल रिप्रेजेंट स्टेम पैथोलॉजी, या कोई भी सपोज हम इससे कोई बात निकालते हैं, इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ह्यूमन डेथ ग्लोबली, हमने सपोज ये बात लिखनी है। पहली चीज तो हमें ये नोट करना है कि यार इस बंदे का नाम क्या है, सलारी एटॉल। एटॉल का मतलब होता है कि बाकी की टीम, फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम, ठीक है, और बाकी का, एट ऑल मीन्स उसकी बाकी की टीम। तो हम लोग गए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, हम लोगों ने बात क्या कही थी, हम लोगों ने कही थी कि एम आई इज द मेन कॉज ऑफ ह्यूमन डेथ ग्लोबली। अच्छा, हम लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, मायोकार्डियल इन्फाक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ह्यूमन डेथ्स ग्लोबली। अच्छा, एक चीज़ का अपने ख्याल ये रखना होता है कि आप वर्ड टू वर्ड वो चीज़ नहीं लिखते, अभी तो खैर मैंने काफ़ी हद तक वैसे ही लिख दी है, लेकिन आप नहीं लिखते जब, अगर आप बिल्कुल वैसा वैसा उस आर्टिकल से कॉपी कर लेते हो तो ये फिर इशू हो जाता है। तो इसमें फिर प्लेजरिज्म का आपका मसला ही आता है कि जब भी वो रिव्यू के लिए जाता है वो बोलते हैं कि यार इसने तो सारी चीज़ कॉपी की हुई है। आप लोग हमेशा रिफ्रेस करते हो, साइनोनियम्स यूज़ करते हो ताकि वो आपकी सिमिलर ना लगे। खैर, हम लोगों ने भी एग्जाम्पल के लिए ये बात हमने लिख दी। अब हमने इसमें देनी है रेफरेंस। हम लोगों ने यहाँ जोटैरो पे क्लिक किया, ठीक है। अब अच्छा, इस जोटैरो खुला हुआ भी है, ये टैब इसका खुला हुआ है, हम लोगों ने कहा ऐड एडिट साइटेशन। अच्छा, हम लोगों ने किसकी देनी थी, उस आर्टिकल वाले बंदे का नाम क्या था जिसका हमने कहा था कि डैश एट ऑल है, उसका अगर नाम किसी को याद हो तो। सलारी है था। हाँ, उसका नाम था सलारी एट ऑल। बिल्कुल, हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो हमने एडिशनल बात लिखी है वो उस आर्टिकल में थी या नहीं थी। हम लोगों ने सलारी एट ऑल पे क्लिक किया और हम लोगों ने इंटर किया, ये एक आ गई छोटी सी रेफरेंस। लेकिन अब एंड में इसकी हम बिब्लियोग्राफी भी देते हैं, तो हम यहाँ गए। अच्छा, ये चीज़ का ख्याल रखने कि आपने बिल्कुल एंड में जाकर ऐड एडिट बिब्लियोग्राफी जब की तो ये रेफरेंस आ गई आपकी पहली, ठीक है। अब इस पे आप देखेंगे ना, क्लिक करेंगे इस एक अलग तरीके से ये हाईलाइट हो जाएगी पूरी, ये आपकी फर्स्ट रेफरेंस आ गई। अब आपने कोई भी दूसरी बात लिखना शुरू की, जो भी आपने सपोज इसमें लिखा, उसके बाद आपको इसकी रेफरेंस देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको यहाँ से किसी और की एग्जाम्पल लेके, यहाँ से सपोज हम देख लेते हैं कि हमने कोई ब्लड ब्लड प्रेशर कंट्रोल की बात कर दी थी, उस बंदे का नाम था बाई एटॉल। अच्छा, ऑथर का नाम ही ये है। तो हम लोग गए वापस यहाँ पर, हम लोगों ने एक बात लिखी, ठीक है, हम लोगों ने ऐड एडिट साइटेशन पे गए, हम लोगों ने इसमें ये बाय एट ऑल ऊपर ऊपर आ गया, हम लोगों ने क्लिक किया, इंटर किया, सेकंड साइड रेफरेंस यहाँ पर आ गई, ओके, और ये इसके नीचे खुद ही ऐड हो गया।
इसी तरह आप लोगों ने कोई लेटर लिखना है, आप लोगों ने कोई केस रिपोर्ट लिखनी है, आप लोगों ने कोई रिव्यू लिखना है, कुछ भी लिखना है, उसका सिंपल जो है मैकेनिज्म स्टार्ट वाला वो यही है। आपने आर्टिकल उठाना है, आपने आर्टिकल किसी भी जो रेफरेंस मैनेजर है उसमें डालना है, जोटेरो, एंड नोट, मेंडले, जो आपको इजी लगे। जोटेरो मेरे ख्याल से सबसे इजी है टू यूज़, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस। फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के जब आपने लिखना शुरू करना है, तो आप वहाँ से ये जोटेरो खुला होगा और आप यहाँ से इस तरह साइटेशंस ऐड करते रहोगे। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर ये है कि ये होती है डिफरेंट साइटेशन की स्टाइल्स, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर वैंकूवर सुपरस्क्रिप्ट यूज़ होती है जर्नल्स में, लेकिन ये अगेन जर्नल टू जर्नल वेरी करेगा। जब भी आप कोई आर्टिकल लिख कर किसी जर्नल में सबमिट करते हो, तो वो आर्टिकल मतलब जो जर्नल की तरफ से आपको कुछ गाइडलाइंस दी होती हैं, एक फाइल होती है अलग से कि ऑथर गाइडलाइंस, उसको आपको लाजमी पढ़ना होता है। उसमें उन्होंने ये भी बताया होता है कि जो आप ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये जो लिख रहे हो ना, ये इसका फॉन्ट साइज क्या हो, 11 हो, 12 हो, 10 हो, क्या हो, इसका फॉन्ट टाइप कौन सी हो, ये भी वो आपको बताते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको फॉलो करनी है। स्पेसिंग कितनी है, ये इसका, ये जो आप लोगों ने साइटेशन स्टाइल है ये कौन सा यूज़ करना है, वैंकूवर है। ठीक है, तो वैंकूवर में ये है कि डिफरेंट हो गया, देखें अब ये ब्रैकेट में आ गई। लेकिन अगर यही हमने वैंकूवर सुपरस्क्रिप्ट यूज़ की थी, इसमें ये डिफरेंट हो गया, और फिर इसके अंदर भी कुछ फर्क आता है इसमें। ठीक है, अब ये अगेन जनरल टू जनरल वेरी करता है। मैनुअली इसलिए करने की आपको नीड नहीं है, क्योंकि जब रेफरेंस मैनेजर है तो आप मैनुअली क्यों अपना टाइम ज़ाया करोगे। आप सिर्फ रेफरेंस मैनेजर खोलते हो और आप इसके अंदर डायरेक्ट साइटेशंस लगाना शुरू कर देते हो। और कोशिश यही होती है कि आप बिल्कुल कॉपी ना करो जो भी पहले के आर्टिकल्स हैं, वरना आपको प्लेजरिज्म उसमें आ जाएगा। प्लेजरिज्म चेक करने के लिए टर्निटिन मेरे ख्याल में है सॉफ्टवेयर, वो यूज़ करते हैं। मैंने खैर आज तक नहीं किया, और कोई खास उसमें आया भी नहीं कभी प्लेजरिज्म का। अब मैं सोच रहा हूँ कि करूँगा, लेकिन आपको सेम टू सेम कॉपी नहीं करना होता। ओके। ओके, सो वापस करते हैं, चले। हम लोगों ने बात बोली थी कि मायोकार्डियल infarction is the most common cause of death ग्लोबली। ओके, ये हमने बात बोली। नहीं, अगर आप चैट जीपीटी मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। चैट जीपीटी बहुत अच्छी चीज़ है। अब किसी और ऐप, किस तरह की ऐप? हाँ, क्विल बोट से आप कर सकते हो। क्विल बोट मैंने पर्सनली यूज़ नहीं की। मेरा एक दोस्त बहुत अच्छे रिव्यूज़ देता है उसके, कि यार हाँ उससे प्लेजरिज्म बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने पर्सनली यूज़ नहीं की, मैं अपना इसमें इनपुट दे नहीं सकता। जब मैं यूज़ करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन कर सकते हैं उसके मुताबिक उसने यूज़ की। और प्लेजरिज्म, हाँ ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो, आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कि अगर वो प्लेजरिज्म चेकर में फिर नहीं आता तो इट्स फाइन, आपका काम हो रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है। खैर, ये आपने एक बात लिखी। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोग अपना भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलोगे तो उसमें ये जोटेरो का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, वो इस वजह से क्योंकि आप लोगों का जोटेरो कनेक्टेड नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। मेरा है, तो सिर्फ हमने इस पर क्लिक किया। अच्छा, रेफरेंसेस का इसमें भी वैसे खुद से भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से लेंदी काम है ना। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं आता ये कैसे यूज़ करना है ना। तो थैंक यू अगेन। और फॉर द नेक्स्ट सेशन, एक्चुअली ये मैंने फर्स्ट सेशन वाज फ्री, वो इस वजह से कि मैक्सिमम लोग ये अटेंड करें और वो अपने एक राइट माइंडसेट के साथ रिसर्च जर्नी स्टार्ट करें। ओके, तो और ये इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग ऑथरशिप बाय ना करें, आप लोग खुद से रिसर्च करें। वो और वो आपको बहुत चीज़ फ़ायदा देगी, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन मेकिंग कनेक्शंस। जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोग जब जाते हैं ऑब्जर्वरशिप्स के लिए, अगर मैं जाऊंगा ऑब्जर्वरशिप के लिए, मैं ये करूंगा कि मैं कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करूंगा, मैं वहाँ पर अपने एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट करूंगा। मैं जो भी रेजिडेंट्स होंगे मैं उनको ऑफर करूंगा कि अगर मैं किसी भी प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। इससे आपके कनेक्शंस बनते हैं, इसी तरह आपके कनेक्शंस बनते हैं। अगर मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर रहा हूँ जो जिस पे किसी किसी फिजिशियन ने पहले से काम किया हुआ है, तो मैं अपना प्रोजेक्ट वो पूरा करके मैं उसे इनवाइट करूंगा कि आप आएं और आप
एज अ सीनियर ऑथर इसको रिव्यू करके जो भी एडिशन है आप इसमें वो काइंडली कीजिए, और फिर मैं इसे सबमिट करूंगा। तो कनेक्शंस इस तरह बनते हैं, वो मुझे याद रखेगा। ठीक है। तो दिस वाज द फ्री सेशन, और इसको फ्री रखने का मकसद ही ये था कि इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो और आप सब लोग कुछ ना कुछ इससे सीखें। तो एक और सेशन है, नेक्स्ट सेशन भी है, लेकिन उसकी एक छोटी सी फ़ी है, और उसकी फ़ी रखने का मकसद यही है कि सब सीरियस होके अटेंड करें, क्योंकि फ्री चीज़ों की लोग कदर नहीं करते, और लोगों को अक्सर याद भी नहीं होता। इस वेबिनार का भी अक्सर लोगों को नहीं याद था कि हाँ यार, ये हम लोगों ने इसके लिए रजिस्टर तो किया, लेकिन हम लोगों ने अटेंड भी करना था, और उन्होंने अटेंड ही नहीं किया। ओके, सो जो नेक्स्ट सेशन है उसकी डेट आपको इस लिंक में मिल जाएगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले तो जो जो रजिस्टर करना चाहता है उसको होमवर्क है कि वो कोई भी अपनी पसंद की, चले मिलकर इस पे हम बात करते हैं बाद में, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डायसेक्ट करेंगे लेटर टू द एडिटर और केस रिपोर्ट को। अगेन मैं इनकी बात इस वजह से कर रहा हूँ बिकॉज इस ये लिखने के लिए आपको किसी की नीड नहीं है। ठीक है, यू कैन राइट अ लेटर अलोन। केस रिपोर्ट भी आप अकेले लिख सकते हो, लेकिन आपके साथ चलो एक दो बंदे हैं तो और इजी हो जाता है, लेकिन आपको एक प्रॉपर जो रिसर्च के लिए आपको एक सेटअप चाहिए होता है कि आप एक कोई डेटा कलेक्ट कर रहा है, कोई उसका एनालिसिस कर रहा है, आप उसकी नीड नहीं पड़ती। यू कैन स्टार्ट अलोन। और ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपकी फर्स्ट पब्लिकेशन नहीं होती, आपके चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपके साथ कोई काम करेगा, और मैं इस फेज से गुजरा हूँ, मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ। आपकी एक भी पब्लिकेशन होगी, आपके चांसेस ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 50% बढ़ जाते हैं पहले से। ठीक है, तो सो वी विल लर्न हाउ टू स्ट्रक्चर अ लेटर एंड केस रिपोर्ट। हम लोग बात करेंगे कि रिसर्च टॉपिक्स ढूंढते कैसे हैं, क्योंकि और वो सिर्फ इसके लिए नहीं, लेटर या केस रिपोर्ट्स के तो आपको केसेस खुद हॉस्पिटल से मिलते हैं, लेटर्स के टॉपिक किस तरह ढूंढते हैं, और इन जनरल हम मेटा एनालिसिस वगैरह के भी हम टॉपिक्स किस तरह ढूंढते हैं। ओके। थर्ड चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च पेपर को रीड किस तरह करते हैं। हमने आज काफ़ी हद तक ये चीज़ डिस्कस की है। जो पी वैल्यूज़ हैं, हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ओके। उसके अलावा ये चीज़ें इस वजह से इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ये स्टेप 2 के क्वेश्चंस में आती हैं, वो उसमें उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ होता है, और आपको फिर ये चीज़ खुद से देखनी पड़ती है कि आप वेदर ये जो रिजल्ट निकला है ये सिग्निफिकेंट था या नहीं था। सो ये चीज़ आपको एक अच्छा डॉक्टर तो बनाएगी, क्योंकि आप एक आप में एक हैबिट बनेगी रिसर्च पेपर्स पढ़ने की, प्लस ये आपको स्टेप 2 के क्वेश्चंस में भी मदद देगी। ओके। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं जर्नल्स की। ओके। कौन से ओपन एक्सेस होते हैं, कौन से क्लोज्ड एक्सेस होते हैं, और हमें बिगनर लेवल पे हमारे लिए कौन सा बेहतर है, और हम लोग किस तरह आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, जिसको मतलब बेसिकली हम जब पे करते हैं हमारे आर्टिकल के लिए, हम उसको किस तरह बाईपास कर सकते हैं, उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की कि मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कैसे करते हैं, लाइक आप अकाउंट कैसे बनाते हो, और आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करते हो तो उससे पहले उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और सबमिट करने के बाद क्या होता है, और उसके बाद अगर रिव्यूअर्स आपको कुछ बोलते हैं कि कुछ चेंजेस का आपको बोलते हैं, और चेंजेस का सिर्फ आपको लेटर में नहीं बोलेंगे लेटर में आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। वो आपको बोलेंगे केस रिपोर्ट में, केस रिपोर्ट में वो आपको बोलेंगे, मेटा एनालिसिस में वो आपको बोलेंगे, सीडीसी वंडर के पेपर में वो क्रॉस सेक्शनल्स में बोलेंगे, लेटर में वो ज़्यादातर नहीं बोलते, वो वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। ओके। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो भी रिव्यूअर ने आपको कमेंट्स दिए हैं, जो भी उसके कमेंट हैं, उसको हम लोगों ने कैसे आंसर करना है, और उसका क्या फॉर्मेट होता है। ओके। सो नेक्स्ट सेशन की फ़ी इज़ 3000, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत मुनासिब है, और मैंने कोशिश यही की है कि मैं इसको जितना हो सके कम से कम रखूं। और हाँ, होमवर्क की मैं बात कर रहा था कि जो जो अटेंड करना चाहे उसको करना यह है कि अपनी पसंद की कोई भी बीमारी उठानी है, और उस पे एक छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आधे पेज का उसने समझ लें एक तरह से पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ स्टार्ट किस तरह होता है, पैराग्राफ में आप स्टार्ट लेते हो एपिडेमियोलॉजी से। ठीक है, कितनी कॉमन है बीमारी, आप पैथोफिजियोलॉजी की बात करोगे, कॉजेज़ की बात करोगे, आप
उसके रिस्क फैक्टर्स अगर आपको मिल रहे हैं उसकी बात करोगे, आप सिम्टम्स की बात करोगे, आप ट्रीटमेंट की बात करोगे, इन्वेस्टिगेशन भी, सॉरी, ट्रीटमेंट से पहले इन्वेस्टिगेशन, एंड देन आप उसके ट्रीटमेंट की बात करोगे। इस सब इस होमवर्क का मकसद ये है कि आप एक तो पबमेड से ये सारी चीज़ें ढूंढें, आर्टिकल्स, उन आर्टिकल्स को आप इंपोर्ट करें जोटेरो में, और फिर आप रेफरेंसेस दें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। मैं अगेन एंड अगेन ये चीज़ कहता हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ये बेसिक्स नहीं आएंगे ना जब तक आप नहीं कर सकते आगे। प्लीज़, आप जो मर्जी बाद में कॉन्फ्रेंसेस आपने अगर अटेंड करनी है, कुछ भी करना है, आप, रिसर्च एक दिन का काम नहीं है, रिसर्च आपको महीने साल लगते हैं परफेक्ट होने में। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, और वो प्रैक्टिस करके आप मुझे भेज दीजिएगा। मेरा ईमेल भी इधर ही कहीं था, एक सेकंड रुकिए, मैं कहीं देख के बताता हूँ। यस, ओके, सो ये मेरा ईमेल है, dr.saad.research@gmail.com। आप इस पे भेज दें, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, स्टेप्स एंड रिसर्च के नाम से। तो स्टे कनेक्टेड। हम लोग स्टेप वन, क्योंकि मेरा स्टेप वन क्लियर है, मैं स्टेप टू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो स्टेप वन की कोई टिप्स चाहिए हो तो मोस्ट वेलकम। स्टेप टू की भी अगर कोई टिप्स चाहिए हो तो मोस्ट वेलकम। बाकी जैसे जैसे दूसरे स्टेप्स हम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह उसके हवाले से भी गाइडेंस, मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितना हो सके मैं आप लोगों को बताऊं। और यस, आप लोग इसको स्कैन कर लें। ओके, सो इससे आई होप कि डायरेक्ट जो रजिस्ट्रेशन लिंक है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो खुल जाएगा, सो यू कैन रजिस्टर। एंड आई होप कि आप लोगों से अगेन मुलाकात होगी सेशन नंबर 2 में इंशाल्लाह। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे भी कर देता हूँ ताकि ये क्लियरली स्कैन हो सके। ओके, सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, एंड आई होप कि इंशाल्लाह अगेन आप लोगों से मुलाकात होगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।